बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 19 नवंबर को मौजूदा असेंबली भंग होने के बाद नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कैसी है तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। निरंतर नीतीश, अनवरत नीतीश, 5 में नीतीश, 25 में नीतीश, बिहार में बहार है, नीतीश एक कुमार है। ये पंक्ति बिहार की सियासत में लोकोक्ति बन गई है और नीतीश नियति, क्योंकि ये मशहूर नारा एक बार फिर से बिहार के चुनाव में चरितार्थ हो गया है कि नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी बड़े ही धूमधाम के साथ राजधानी पटना के गांधी मैदान में की जा रही है। नई सरकार के गठन के लिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। संभावित 20 तारीख को नई सरकार का गठन इसी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना है। नीतीश कुमार 7 दिन के मुख्यमंत्री से लेकर 9 बार के मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं और अब रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार की गद्दी पर विराजमान होने जा रहे हैं। जो कीर्तिमान नीतीश कुमार ने अपने नाम किया है, वो पूरे हिंदुस्तान में किसी और मुख्यमंत्री के नाम नहीं है। 3 मार्च 2000, 24 नवंबर 2005, 26 नवंबर 2010, 22 फरवरी 2015, 20 नवंबर 2015, 26 जुलाई 2017, 16 नवंबर 2020, 10 अगस्त 2022 और 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बतौर सीएम 10वीं बार भी शपथ लेने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड दूसरे किसी भी राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। राजधानी पटना का गांधी मैदान एक बार फिर तैयार हो रहा है। इस बार गांधी मैदान एक खास रिकॉर्ड का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि बड़े जनादेश का जश्न मनाने के लिए ऐतिहासिक स्थल पर शपथ ग्रहण का निर्णय लिया गया है, जिसकी तैयारी जोर शोर के साथ की जा रही है। सीएम नीतीश और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को बम्पर बहुमत मिला है। चर्चा है कि पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री और कुछ चुनिंदा मंत्री शपथ लेंगे। 20 तारीख को भव्य शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान पटना में होगा जाकर के। उसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं करके, और बिहार के लाखों लोग गवाह बनेंगे ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर 20 नवंबर तक आम लोगों की एंट्री रोक दी गई है। शपथ ग्रहण के लिए बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है, जहां हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कड़ी सुरक्षा में पंडाल निर्माण किया जा रहा है, जहां नई सरकार शपथ लेगी। एक दिन पहले 19 नवंबर को मौजूदा सरकार और असेंबली को भंग कर दिया जाएगा और 20 नवंबर की सुबह नीतीश के नेतृत्व में बिहार के लिए एक नई सुबह होगी। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर के बीजेपी नेताओं की सम्राट चौधरी के आवास पर बड़ी बैठक हुई और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि पीएम मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, साथ ही एनडीए के बड़े चेहरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सभी वर्ग के लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है। 20 नवंबर को उत्सव सा माहौल होगा। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है और उसी की तैयारी के लिए हम लोग अभी बैठे थे। एक उत्सव के रूप में इस शपथ ग्रहण समारोह को हम लोग करने जा रहे हैं और देश के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े नेता सभी लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में। बिहार में नई एनडीए सरकार को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। नीतीश सरकार का नया मंत्रिमंडल कैसा होगा? सीएम नीतीश अपनी नई कैबिनेट में किन चेहरों को जगह देंगे? क्या नीतीश कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल करने के लिए कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है? इस पर कई तरह के कयास लग रहे हैं। क्या होगा नई एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला? इस रिपोर्ट में देखिए।
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार सरकार गठन की तैयारी में जुट गए हैं। नीतीश के नेतृत्व में नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख भी लगभग तय हो गई है और नए मंत्रिमंडल के गठन पर महामंथन भी। गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए नीतीश कुमार के नाम का ऐलान अब महज औपचारिकता रह गई है। बस कयास लगाए जा रहे हैं नए मंत्रिमंडल के फॉर्मूले और चेहरे की। हम लोगों ने तय हुआ है कि 19 तारीख को हमारा खत्म होगा ये मंत्रिमंडल और 20 को नई सरकार बनेगी। बिहार में नई सरकार गठन को लेकर तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए गठबंधन ने मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तैयार कर लिया है। चर्चा है मौजूदा सरकार की तर्ज पर नीतीश कुमार के नए कैबिनेट में भी 2-2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बिहार में इस बार का नतीजा 2020 के चुनाव से बिल्कुल अलग है। इस लिहाज से मंत्रिमंडल का स्वरूप भी उसी लिहाज से होगा। 2020 में बीजेपी की सीटें जेडीयू से काफी ज्यादा आई थी। इसके चलते मंत्रिमंडल में बीजेपी का सियासी कद जेडीयू से बड़ा था, पर इस बार दोनों के बीच महज 4 सीट का ही अंतर है। ऐसे में नई कैबिनेट कैसी होगी, इस पर भी मंथन जारी है। बिल्कुल, अब 20 तारीख को फिर नई सरकार बन जाएगी, जाकर कंटिन्यू हो जाएगा, जाकर गैप सवाल ही नहीं जाकर के है। और 20 तारीख को ऐतिहासिक सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। गांधी मैदान में क्षमता जो है उससे अधिक लोग आने वाले। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। नियम के मुताबिक विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% सदस्य को यानी मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 37 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। मसलन 6 विधायक पर 1 मंत्री के हिसाब से। बीजेपी के 15 से 16, जेडीयू के 14, एलजेपी रामविलास के 3, आरएलएम और हम के 1-1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नई कैबिनेट में सहयोगी दलों के साथ साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा जाएगा। जीत है उस नेतृत्व की जिसने बिहार को बदला है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबों ने बिहार को बदलने का जो काम किया, माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर काम करेगा और बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। पूरा बिहार इस बार एक हो गया है, जात पात धर्म से ऊपर उठ के। यही है कि एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। भी लोगों की उम्मीदें जगाई गई हैं, उस सभी उम्मीदों पर खड़ा उतरना, तो मेरे क्षेत्र में भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। नतीजे के दिन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद इस बात की चर्चा तेज है कि इस बार नीतीश सरकार का चेहरा काफी अलग हो सकता है। विकास की गति तेज करने के लिए अनुभवी मंत्रियों के साथ साथ युवाओं को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लिहाजा कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी भी हो सकती है। सीट बंटवारे की तरह बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्रिमंडल में 50-50 का फॉर्मूला और कुछ विभागों की अदला बदली भी हो सकती है। ऐसे में ये देखना होगा नीतीश की नई टीम का स्वरूप कैसा होता है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक हुई और हार के कारणों की समीक्षा की गई। बैठक में लालू प्रसाद ने फैसला लिया और फैसला ये कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी आगे बढ़ेगा। महागठबंधन की नैया कैसे डूबी? ये 20 साल पुराना खटारा सरकार भी हम लोगों को जनता को नहीं चाहिए। क्यों हुई आरजेडी की इतनी बड़ी हार? बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से उठ रहे इन सवालों के बीच पटना में तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड स्थित सरकारी बंगले पर आरजेडी की समीक्षा बैठक हुई। चुनाव में हार के अलग अलग बिंदुओं पर जो चर्चा हुई सो हुई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सबसे बड़ा निर्णय लिया। निर्णय ये कि तेजस्वी आगे भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश में ही आगे का सफर तय करेगा।
कि सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चुना जाए। सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनको चुना। साल 2020 में तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी का नेतृत्व किया था और महागठबंधन जीत के मुहाने पर था, लेकिन इस बार पूरे कुनबे का सुपड़ा साफ हो गया। आरजेडी 15 साल में सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गया, या यूं कहिए कि बिहार की सियासत में हाशिए पर। 2025 में सीटें मिली मात्र 25। दूसरे शब्दों में चुनावी इतिहास में आरजेडी का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन। ईवीएम में तो चोरी हुई है, ईवीएम के खिलाफ में लड़ाई लड़नी है और बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से जो भी हुआ है उसमें हम लोग चुनाव जीते हैं, ईवीएम में ही हारे हैं। एक ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ रही पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई, दूसरी ओर रोहिणी आचार्य ने भी भाई तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा डाला। इसके बाद सवाल उठ रहा था कि तेजस्वी यादव का क्या होगा। आरजेडी की बैठक में लालू प्रसाद ने इस तरह के सवालों पर ये कहते हुए विराम लगा दिया, आगे भी तेजस्वी के नेतृत्व में ही आरजेडी चुनाव लड़ेगा। घर का मामला घर के लोग देख लेंगे, आप लोग चिंता न करें। सभी घर में इस तरह की बातें होती हैं, घर का मामला हम घर में से लेते हैं। महत्वपूर्ण बैठक में आरजेडी के जीते और हारे दोनों प्रत्याशियों ने सरकार पर आरोप लगाए, क्योंकि किसी को ऐसे रिजल्ट का अंदाजा नहीं था। बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती सहित चुनाव में जीते हुए विधायक और हारे हुए उम्मीदवारों के साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लालू परिवार में मचे घमासान के बीच जिन दो चेहरों की चर्चा है वो है संजय यादव और रमीज नेमत। आंसुओं के सैलाब के बीच रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत पर गंभीर आरोप लगाए। अब पटना राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी समर्थकों ने संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी की। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने, जिसने अपनी एक किडनी देकर लालू प्रसाद की जान बचाई, आज उस बेटी की आंखों में आंसुओं का सैलाब है। पटना में रोहिणी ने लड़खड़ाती आवाज में अपनी पीड़ा बताई। मेरा कोई परिवार नहीं है। तो दिल्ली आते आते रोहिणी की आवाज ही बैठ गई, वो रोती ही नजर आई। किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। रोहिणी ने परिवार में खराब संबंधों की परतें खोल कर रख दी। रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव, रमीज नेमत पर परिवार से निकालने, मायका छुड़वाने का आरोप लगाया। संजय यादव से तो सब लोग परिचित हैं। संजय के बाद रोहिणी ने जिस नाम को लेकर सबसे तीखा हमला बोला वो है रमीज नेमत खान। रमीज नेमत का सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है। रमीज नेमत पर उत्तर प्रदेश में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रमीज का आपराधिक सफर 2021 से शुरू हुआ। रमीज के खिलाफ हिंसा, आगजनी और उपद्रव का केस दर्ज कराया गया था। अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था। तेजस्वी को ही सब फंसा देगा। मुख्तार अंसारी था ना जी, उसका साड़ू भाई का भाई है वो। जिस रमीज का जिक्र रोहिणी आचार्य ने किया, उस पर अब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में फिरोज पप्पू के चर्चित मर्डर केस में हत्या का आरोप है। लालू परिवार में भूचाल पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है, जिसका असर पार्टी पर भी पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि लालू प्रसाद ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को पार्टी का चेहरा बना दिया, लेकिन संजय यादव को लेकर कार्यकर्ताओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार की शाम राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी समर्थकों ने संजय यादव के खिलाफ और रोहिणी आचार्य के समर्थन में नारे लगाए। जब नारेबाजी हो रही थी, लालू प्रसाद भी उस समय आवास से निकल रहे थे। संजय यादव और रमीज नेमत को लेकर लालू परिवार और पार्टी में बवंडर मचा है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि हत्या का आरोपी रमीज नेमत आरजेडी की कैंपेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेली रूटीन आखिर कैसे संभाल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। दानापुर से इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां एचडीएफसी एटीएम में लूट की बड़ी वारदात हुई है। एटीएम मशीन काट करके 14 लाख की लूट की गई। दानापुर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 4 बदमाशों ने लूटकांड की इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है।
तो पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है और हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। 14 लाख रुपए की एटीएम से लूट की गई। आपको बता दें कि दानापुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां एचडीएफसी एटीएम में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। एटीएम मशीन काट करके 14 लाख रुपए की लूट की गई। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सीसीटीवी के जरिए अपराधियों को ढूंढने की कोशिश पुलिस की तरफ से जारी है। और यह खबर सिर्फ आपको खबरदार करने के लिए दिखा रहे हैं। रात के समय अकेली, असहाय और सुनसान जगह महिला को देखकर गाड़ी मत रोकिएगा, नहीं तो आप कंगाल हो सकते हैं। आपको डरा नहीं रहे हैं, सिर्फ सावधान कर रहे हैं। ऐसा ही मामला वैशाली से आया है, जहां लुटेरी महिला मदद के बहाने रात के समय गाड़ियों को रोकती है। जैसे ही गाड़ियां रुकती है तो बाकी गैंग के सदस्य धावा बोल देते हैं और पैसा, गाड़ी, मोबाइल सब लूट कर फरार हो जाते हैं। दरअसल लूटे हुए वाहनों का इस्तेमाल शराब कारोबार के लिए किया जाता है। पुलिस ने ऐसे ही एक मामले का खुलासा किया है, जिसमें ऑटो में शराब के साथ एक विशाल नाम युवक को गिरफ्तार किया गया। तब मामले का भंडाफोड़ होता है। वहीं आरोपी लुटेरी महिला और अन्य लोगों की तलाश जारी है। इनके जो गिरोह है उसमें 4 लोग शामिल हैं, जिसमें एक महिला भी है। उस महिला के द्वारा जो है सीएनजी ऑटो वाले को रुकवाया जाता है। उसके बाद ये लोग पैसेंजर के रूप से उसमें बैठ जाते हैं और बैठने के उपरांत सुनसान जगह पे ले जाके उसके साथ सीएनजी ऑटो छीनना और उसका जो भी सामग्री है, सामान है, उसको छीन लेने का काम इन लोग के द्वारा किया जाता था। तो इनके गिरोह में एक महिला भी शामिल है, उसको भी चिन्हित किया गया है। तो अभी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी है, साथ में जो 3 अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी है, तो हम लोग छापे। खबर अब खगड़िया से है। खगड़िया के 3 गछिया गांव से, जहां बागमती नदी से हो रहे कटाव को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कटाव निरोधक का कार्य शुरू कर दिया है। कटाव का कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों ने राहत ली है। आपको ये बता दें कि कटाव के कारण प्राचीन दुर्गा मंदिर पर कटाव का खतरा मंडराने लगा है। कटाव मंदिर के पास पहुंच गया था, लेकिन प्रशासन के काम से लोगों को राहत मिली है। खबर वैशाली से, जहां सोनपुर के हरियर क्षेत्र मेले में बिहार पुलिस के स्टॉल सह प्रदर्शनी का उद्घाटन करने बिहार के डीजीपी विनय कुमार पहुंचे। मौके पर पुलिस की पद्धति और तकनीक की बेहतरीन प्रदर्शनी लगाई गई। मंच से अपने अभिभाषण में डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि थाने और प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे जड़ से खत्म करना है। में जो प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार है, जो थाना के स्तर पर भी भ्रष्टाचार है, उसको लेकर के ग्रामीण जो हमारी जनता परेशान है, तो हमारा यह उद्देश्य होगा कि थाना स्तर के करप्शन, प्रखंड स्तर के करप्शन पे प्रहार किया जाएगा, चोट किया जाएगा और इसमें जो भी बड़े पदाधिकारी हैं उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। और चलिए, वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का।